सो इन टुडेज लेक्चर हम क्या डिस्कस कर लेंगे आपके साथ मिसिलिनियस फॉर्म्स मीन्स ये सेकंड यूनिट हमारा है। जो भी हमने आज तक क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, हमने खाली क्या पढ़ा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन और हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री क्या होना चाहिए? 1। इस टाइप की इक्वेशंस हमने सीखी है कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब क्वेश्चन क्या है? अगर ऑर्डर वेरी होगा, अगर ऑर्डर अगर ऑर्डर 1 रहेगा, अगर ऑर्डर 1 रहेगा और डिग्री वेरी हो जाएगा। डिग्री मीन्स डिग्री n भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस टाइप के इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें किस तरीके से सॉल्व करना है? आज तक आपने पढ़ा जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है? जिसमें ऑर्डर 1 होगा और डिग्री कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता, कुछ भी हो, एन इन जनरल एन हम कह सकते हैं। अब इस टाइप के इक्वेशंस हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हमें देखना है। दिस इज कॉल्ड द मिसलिनियस फॉर्म्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें 3 टाइप्स पढ़ना है। सॉल्व फॉर पी, सॉल्व फॉर एक्स एंड सॉल्व फॉर वाई। ये हमें पढ़ना है कि अलग अलग सॉल्व फॉर पी के लिए अलग रूल है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए अलग रूल है, सॉल्व फॉर वाई के लिए अलग रूल। वो हमें हर एक रूल यहाँ पे डिस्कस करना है आपके साथ। सो पहले हम समझेंगे, तो मैंने क्या लिखा है नोट्स पे, ये हम समझेंगे। तो आपको आइडिया आया कि जो सेकंड यूनिट है इसमें हमें किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है? जिसमें ऑर्डर 1 होगा, जिसमें ऑर्डर 1 होगा और डिग्री कुछ भी हो सकता है, एन मतलब इन जनरल एन हो सकता है। सो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हमें डिस्कस करना है इस सेकंड यूनिट में, इस सेकंड चैप्टर में। समझ आया? देखो क्या है, द जनरल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन 1। डिग्री एन ग्रेटर देन एन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो वही यहाँ पे मैंने मत लिखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वर्ड देखो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर हाईएस्ट क्या होगा? 1। यानी कि डेरिवेटिव, प्रेजेंस ऑफ डेरिवेटिव कितना होगा? हाईएस्ट ऑर्डर 1 होगा, यानी खाली इसमें dy डिवाइड बाई dx होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? लेकिन डिग्री 1 अब पॉसिबल नहीं है, अब डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है? सो वो इस फॉर्म में है, पी नॉट डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स होल पावर एन प्लस पी वन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स होल पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स होल पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस पी एन माइनस वन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी एन इज इक्वल टू 0। ये मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है। अब देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, जो मैंने डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, कहीं पे आपको मिलता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? आपको मिलता है कहीं पे इस इक्वेशन में? जो मैंने इक्वेशन लिखा, लेकिन इसमें खाली क्या है? इसमें डिग्री वेरी होता है, पहले n फिर n माइनस वन, फिर मतलब यहाँ पे n डिग्री है। समझ आया? जो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, फ्री फ्रॉम रेशनलाइजेशन, मतलब फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, उसी को हम डिग्री कहते हैं। सो वायर अब मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है पी नॉट, पी वन, पी टू, पी, सो ये क्या है? ये फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। डेट मीन्स जो मल्टीपल ऑफ डेरिवेटिव है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को जो मल्टीपल है वो क्या है? दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एंड यू कैन से आई कैन से जो पी आईज है, पी आईज इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कामा वाई। ये समझ आना चाहिए। मतलब पी जीरो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, पी वन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, पी टू is a function of xy, p3 is a function of xy, and this is the general form of first order differential equation of degree n। ये आपको याद रखना है। रिमार्क मैंने क्या लिखा है ये आपको देखना है, रिमार्क मैंने क्या लिखा है। और ये भी याद आपको रखना है, जो मैंने यहाँ पे
पी नॉट पी पावर एन, डेट मीन्स या इन इस एक्सरसाइज में p किसके बराबर है, dy डिवाइड बाई dx के बराबर। ये आपको भी याद रखना है, क्योंकि मैंने इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी नॉट पी पावर एन प्लस पी वन पी पावर एन माइनस वन, जो मैंने डेट मीन जो स्मॉल पी है वो किसके बराबर है, dy डिवाइड बाई dx के बराबर। समझ आया? सो वायर जो कि मैंने लिखा भी है, p इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई dx। रिमार्क, इन दिस चैप्टर, जो ये सेकंड यूनिट है, ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें हमें क्या करना है, वी शैल प्रेजेंट सोल्यूशन इन द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। यहाँ पे हमें दो फॉर्म में सोल्यूशन प्रेजेंट करना है, एक तो कार्टेशियन फॉर्म एंड दूसरा तो पैरामीट्रिक फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, जिसमें x y एंड c, जिसमें x y एंड c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में हमें दो टाइप्स के सॉल्यूशंस दो फॉर्म में ला सकते हैं, दो फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो कार्टेशियन फॉर्म है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल कंसिस्ट या कंटेन, यू कैन से, इस टाइप के सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है एंड c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जो मैंने लिखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस c स्क्वायर, इसमें जो ये फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है नहीं। अगर इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस, इसमें क्या क्या है, प्रेजेंस अब क्या क्या है, एक तो x है, y है और c है, इज द जनरल सॉल्यूशन इन कार्टेशियन फॉर्म। सो आपको याद रखना है, अगर किसी सॉल्यूशन में क्या होगा, x y एंड c, तो आप कह सकते हो दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म। एंड सेकंड इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वेशंस। इसमें दो टाइप्स की इक्वेशंस है। वो किस फॉर्म है, x इज इक्वल टू एफ वन ऑफ p comma c and y is equal to p comma c। it means that, what it means, x is a function of p and c, y is a function of p and c, where c is an arbitrary constant. These two equations together will give the parametric equation of the general solution. So अगर हमने, it means that, आपको याद होगा जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि implicit function and explicit function, जो ये फंक्शन है इसको हम कहते हैं explicit function। क्यों, मैंने x वेरिएबल को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ p एंड c, यहाँ पे y को भी एक्सप्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं। क्यों, मैंने y वेरिएबल को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ p एंड c। सो इट इज पॉसिबल, ये यहाँ पे पॉसिबल है, हम x एक साइड में ले सकते हैं और जो भी p एंड c, रिमेनिंग p एंड c, वो हम दूसरी ऑन द राइट हैंड साइड में ले सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड, जहां पे भी ये पॉसिबल है, वन वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वन, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर ये कहीं पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। सो वहाँ पे हमें फंक्शनल रिलेशन डिफाइन होता है कि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर। सो अगर ये मुमकिन हुआ, अगर ये पॉसिबल हुआ, मैंने x को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ p एंड c एंड y को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ p एंड c, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फॉर्म। समझ आया कि नहीं, आप मुझे बताओ। क्लियरली कोई डाउट है इसमें? सो दिस इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सीखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हाईएस्ट ऑर्डर वन होगा और डिग्री कुछ भी हो सकता है, इसका जनरल फॉर्म हमने सीखा है, किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और दो टाइप्स के सॉल्यूशंस इस है, एक तो कार्टेशियन फॉर्म और द पैरामीट्रिक फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म किसको कहते हैं, जिसमें एक्स वाई और सी है, और पैरामीट्रिक फॉर्म किसको कहते हैं, जिसमें हम x वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p एंड c, जिसको y वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p एंड c, एंड दीज आर कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऑफ x एंड y। ठीक है, सो नोट क्या मैंने लिखा है, द पैरामीट्रिक फॉर्म अराइजेस ओनली व्हेन। अब जो पैरामीट्रिक फॉर्म है ये कब मतलब ये कब पॉसिबल है,
ओनली एक तभी जाके पॉसिबल है, अराइजेस ओनली व्हेन द एलिमिनेशन ऑफ पी इज नॉट पॉसिबल। ये तभी जाके अराइज होगा, ये तभी जाके हम लिख सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, जब एलिमिनेशन ऑफ पी पॉसिबल ही नहीं है, हम एलिमिनेट नहीं कर सकते पी को, तो हमें इस फॉर्म में सोल्यूशन रखना है। अगर ये पॉसिबल है, हम पी को एलिमिनेट कर सकते हैं, देन हमें सोल्यूशन किस फॉर्म में रखना है, कार्टेशियन फॉर्म में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग सर्टेन इक्वेशंस, वो हमें देखना है, मतलब क्या है एलिमिनेशन ऑफ पी, क्या है, कौन किस किस इक्वेशन में हमें एलिमिनेट पी करना है, वो हमें देखना है। अब देखिए, हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, आपको पूरा पता चलेगा कि हमने क्या यहाँ पे लिखा है, पैरामीट्रिक कब अराइज होगा, और पैरामीट्रिक सोल्यूशन क्या है, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, हमें वन बाय वन देखना है। फिलहाल के लिए आपको थोड़ा बेस बनाना है कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। हमें एक बेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेस कंस्ट्रक्ट करना है, इन ऑर्डर टू सॉल्व फॉर पी, सॉल्व फॉर एक्स एंड सॉल्व फॉर वाई, यह हमें देखना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे, नेक्स्ट क्या हमें डिस्कस करना है। सो मेथड क्या है, सॉल्विंग फॉर पी, जो कि मैंने बताया इसमें आपको तीन टाइप्स पढ़ना है, सॉल्विंग फॉर पी, सॉल्विंग फॉर एक्स, सॉल्विंग फॉर वाई। पहले मैंने डिस्कस किया है सॉल्विंग फॉर पी। इसके लिए मेथड क्या है, किस तरीके से हमें सॉल्विंग फॉर पी करना है, कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है, वो आपको यहाँ पे लिख कर है, नोट्स में मैंने लिखा है। देखो क्या है, वो पहला हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन होगा वो हमें वहां पे हमें फैक्टर्स ढूंढने इन टर्म्स ऑफ पी। मतलब जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स, यहाँ पे भी हमें फैक्टर्स निकालना है। वही मुझे पी एक साइड में लेना है, जो भी रिमेनिंग एक्स वाई है वो हमें अलग से लेना है। दैट इज वाई पी माइनस, मैंने यहाँ पे लिखा है पी माइनस फंक्शन इन एक्स एंड वाई, पी माइनस फंक्शन इन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा वेट कीजिए। मतलब हमने ये फैक्टर्स एक्सप्रेस किया, फैक्टर्स ढूंढा इन टर्म्स ऑफ पी, ये क्या है यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ, यहाँ पे चलो हम कंपेयर साथ साथ कर लेंगे। तो ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन, इसमें खाली क्या है, पी है। डेट मीन्स आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, क्या ये सॉल्व फॉर एक्स है, क्या ये सॉल्व फॉर पी है, क्या ये सॉल्व फॉर वाई। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे खाली पी है, क्या हम ये कह सकते हैं ये सॉल्व फॉर वाई है, सॉल्व फॉर एक्स है, ये किसके लिए सॉल्व है, सॉल्व फॉर पी है कि नहीं। तो सॉल्व फॉर पी है, तो ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ पी है, तो करो मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना है, तो पता ही है आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर वो फैक्टराइज करना है सच डेट उसका सम मिडल टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। तो ये हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया, आपको पता है 10th से ही आपने पढ़ा है, तो मैंने ये सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, फाइनली मैंने ये एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ पी किया। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द फैक्टर्स, वो तो मैंने ढूंढा यहाँ पे ऑफ पी, दैट इज पी माइनस, है ना, पी, ये तो जरूरी नहीं है ना पी माइनस, पी प्लस भी हो सकते हैं, पी प्लस एक्स इन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, या पी माइनस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे पी प्लस थ्री, पी यहाँ पे सीधा कंस्टेंट है, यहाँ पे आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एक्स एंड वाई भी पॉसिबल होगा, एक्स एंड वाई भी प्रेजेंट इस सवाल क्वेश्चन में होगा, तो हमें क्या करना है, हमें पी एक साइड में लेना है, और माइनस और प्लस में जो भी रिमेनिंग एक्स एंड वाई है वो हमें लाना है। तो फिर क्या करना है हमें, गिवन द वैल्यू ऑफ पी, दैट इज पी किसके बराबर है, दैट यू ऑलरेडी नो, पी किसके बराबर है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो हमें पी का वैल्यू डालना है, यहाँ पे साथ साथ हम हर एक स्टेप फॉलो करेंगे। देखो, तो मैंने पी का वैल्यू निकाला, पी किस किस के बराबर आया, -3 और -4 के बराबर, ठीक है ना। तो मेरे सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया कि पी को अपना वैल्यू दे दो, पी किसके बराबर है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो मैंने डाल दिया पी का अपना वैल्यू, और पी किसके बराबर है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो थर्ड, फिर हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, जो मैंने आपको सिखाया, सेपरेटिंग वेरिएबल्स मीनस, दैट मीनस एक्स डी एक्स के साथ एक्स वेरिएबल्स लेना है, और डी वाई के साथ वाई वेरिएबल्स लेना है। वही तो मैंने यहाँ पे किया है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, डी वाई किसके बराबर है, माइनस टाइम्स 3dx, और डी वाई इज इक्वल टू -4d। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आसान है, तो हमें dx को शिफ्ट करना है अंदर राइट हैंड साइड, dx को शिफ्ट करना है, फिर हमें ने क्या किया, एंड देन इंटीग्रेट, फिर हमें इंटीग्रेट करना है। करो इंटीग्रेट, जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रेट सेपरेटिंग वेरिएबल्स के बाद हमें इंटीग्रेट करना होता है।
integrate dy is equal to minus 3 times integral of dx or integral of dy is equal to minus 4 times of, तो सॉल्व करो तो इंटीग्रल ऑफ डी वाई डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल विल को कैंसिल, वहां पे y रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस सी, बिकॉज जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं तो हमें आर्बिट्रेरी कंस्टेंट लेना पड़ता है, और y इज इक्वल टू -4x प्लस सी। देर तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमने किया इंटीग्रेट, हमने कंप्लीट किया। अब फोर्थ स्टेप देखो, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कंप्लीट सॉल्यूशन किसके बराबर हमें लेना पड़ता है, y माइनस, वही तो मैंने लिखा यहाँ पे y माइनस, लेकिन ये तो कंपलसरी नहीं है y माइनस होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। आप y माइनस ले लो, देखो यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन किस में हमें लेना है, y माइनस, देखो वेट करो, y माइनस किस में हमें लेना है, y माइनस एक्स कामा वाई कामा सी, है ना, यहाँ पे x और c, x और c, हाँ, y माइनस एक्स कामा वाई कामा सी, फिर y माइनस एक्स कामा वाई कामा सी टू, हाँ। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली आपको जो यहाँ पे फैक्टर्स मिलेगा उनका प्रोडक्ट आपको लेना है, मतलब कि आप यहाँ पे कर लो, ये शिफ्ट कर लो, दिस इज वाई, यहाँ पे है ना -3x, अगर हम शिफ्ट कर लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये प्लस होगा, फिर ये प्लस ही है, यहाँ पे माइनस ही होगा, और यहाँ पे भी फैक्टर निकालो, वो किसके बराबर होगा, y+4x-c, और जो भी आपको फाइनली मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये y-, देखो यहाँ पे ये है, पहले देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, और फिर यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं माइनस फॉर्म में भी, क्यों, हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा 3x+c, है ना, क्या ये इस फॉर्म में है, y माइनस फंक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स क्या क्या होना चाहिए, y माइनस एक्स वाई और c होना चाहिए, यहाँ पे क्या है x एंड c, ये तो जरूर कंपलसरी मत है y भी होना चाहिए, चलो चलो अगर कंपलसरी है तो हम लिख सकते हैं ना 0 × y, अगर कंपलसरी हो सकता भी है तो हम लिख सकते हैं ना 0 × y। सो लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1 है, ये तो आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि जब जितना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पॉसिबल है, इतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1, तो हाईएस्ट कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो सकते हैं, 1, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस द गिवन इक्वेशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर, देन जो भी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट्स लिए, पहले c, फिर c1, फिर c2, फिर c, तो ये सारे के सारे आपस में बराबर है, क्योंकि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है इट इज रिलेटेड विद द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है इतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं इसके सॉल्यूशन में। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में, जब मैंने फर्स्ट इनिशियल लेक्चर दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, वहां पे मैंने सिखाया कि जितना ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को होता है इतना ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन के इतने ही सॉल्यूशंस, इतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होना चाहिए सॉल्यूशन में, वो मैंने इसीलिए हर एक कांस्टेंट c के बराबर इन जनरली मैंने रखा है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज वो किसके बराबर है, y माइनस एक्स कमा वाई कमा सी, वाई माइनस एक्स कमा वाई कमा सी, ठीक है ना, तो c हर एक जगह पे मैंने लिखा है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर। इस तरीके से मैंने वर्किंग रूल भी कंप्लीट किया और फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट किया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमें वर्किंग रूल समझ आया, वर्किंग रूल से ही समझ आया कि कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, समझ आया। क्या ये डिफिकल्ट है, सॉल्व फॉर पी किस तरीके से हमें सॉल्व फॉर पी करना होता है, पहले हमें फर्स्ट स्टेप हमें फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ पी, फिर हमें पी का वैल्यू, डालना है, पी का वैल्यू डालकर हमें सेपरेटिंग वेरिएबल्स करने हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स करके हमें इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेट करके हमें क्या जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर जो भी हमें आएगा, ठीक है। क्या आपने सीखा अब सॉल्व फॉर पी किस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व फॉर पी करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें खाली अब पी नहीं है, इसमें क्या क्या है, इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है, इसमें पी भी है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन था इसीलिए उन्होंने आसान डाला। अब तो थोड़ा, अब देखो यहाँ पे एक्स है, वाई है, पी है, तो क्या हम किस तरीके से, पहले आपको देखना है, क्योंकि आगे जाके आपको कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे पता है कि सर क्या ये सॉल्व फॉर एक्स है, क्या ये सॉल्व फॉर वाई है, क्या ये सॉल्व फॉर पी, ये क्वेश्चन होगा आपका।
आगे जाके, फिलहाल नहीं, फिलहाल तो ये फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर है, आगे जाके ये क्वेश्चन भी होगा, सर ये क्या है, सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर वाई है, सॉल्व फॉर पी है। आपको क्या करना है, पहले मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि p का वैल्यू किसके बराबर होता है, dy डिवाइड बाई dx, p का वैल्यू dy डिवाइड बाई dx, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है और ऑर्डर 1 है। फर्स्टली आपको क्या करना है, सर हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज तक, ये तो कंफ्यूजिंग बात है, हमने क्या ये बर्नौली इक्वेशन है, क्या ये सिंबॉलिक ऑपरेटर है, क्या ये क्या हमें ये सॉल्व करना है, क्या हमें यहाँ पे सेपरेटिंग वेरिएबल्स करने हैं, क्या हमें होमोजीनस में कन्वर्ट करना है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने यस्टरडेज लेक्चर तक डिस्कस किया, वहां पे हमने खाली पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सो आपको आइडेंटिफाई फर्स्टली करना है, दिस इज द ओवरव्यू, आप समझो पहले, सॉल्व करना तो आसान होता है, समझना तो मुश्किल होता है। तो जो भी आपने सॉल्व किया है, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट पावर 1 होता है लेकिन ऑर्डर चेंज होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, ऑर्डर चेंज होता है और हाईएस्ट पावर, देन आपको सोचना है किसके ऊपर, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। वो क्यों सेपरेटिंग वेरिएबल्स के ऊपर क्यों सोचना है, या होमोजीनियस इस फॉर्म में क्यों सोचना है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए वही पॉसिबल है। अब उसमें क्या है, वो जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया कि अगर फिर वे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पावर भी 1 होगा और ऑर्डर भी 1 होगा, वही है ना जो मैंने आपको समझाया। और अगर अब जो ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर 2 3 4 जो भी होगा, तो उसके लिए मैंने सिंबॉलिक ऑपरेटर डिस्कस किया आपके साथ। वो अगर हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, वो मैंने आपको सिखाया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर 1 है लेकिन डिग्री कितना है, 2। तो आपको वो सोचना ही नहीं है, हमें उस तरीके से इस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपली आपको सोचना है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर वाई, सॉल्व फॉर पी। क्या आपको ओवरव्यू मिला कि हमें किस तरीके से सोचना है क्वेश्चन के ऊपर? चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई पी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे फर्स्टली आपने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। सो आपको सोचना है दिस इज, या ये सॉल्व फॉर एक्स है, या ये सॉल्व फॉर वाई है, या ये सॉल्व फॉर पी है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, क्या ये पॉसिबल है, जो ये इक्वेशन है, क्या हम y को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड p, क्या ये पॉसिबल है? अगर आपको पॉसिबल लग रहा है हम कर सकते हैं, देन इट इज सॉल्व फॉर y। अगर आपको लग रहा है हम, मतलब इन टर्म्स ऑफ, मतलब y को हम एक साइड ले सकते हैं, जो भी x एंड p है, और जो भी x एंड p है वो हम ऑन द अदर साइड ले सकते हैं। वही तो जो मैंने आपको समझाया, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। क्या ये इसमें पॉसिबल है, y को हम एक साइड में ले सकते हैं और जो भी x एंड p है रिमेनिंग वो हम ऑन द अदर हैंड ले सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? आप सोचिए इस क्वेश्चन के ऊपर, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है देन इट इज सॉल्व फॉर वाई। तो हमें उसके ऊपर रूल पढ़ना है कि रूल क्या है। लिख सकते हो क्या? सो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सोचो, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन पी, तो क्या हम फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ पी ला सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। दिस इज पी स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो टर्म में पी कॉमन आएगा, तो P, तो क्या होगा, P इंटू पी माइनस एक्स। तो फिर सेकंड दो टर्म से y कॉमन निकलेगा माइनस वाई, क्योंकि वो आपको पता ही है हमें माइनस वाई क्यों लेना है कॉमन, हम प्लस वाई भी ले सकते हैं क्योंकि ये और ये फैक्टर कॉमन होना चाहिए फिर, तो इसीलिए मैंने माइनस वाई को कॉमन लिया। तो दिस इज p माइनस एक्स इंटू पी माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। So product of two factors is equal to 0, then one of them must be equal to 0,
because the real numbers is a ring without zero divisors. सो ये आपको पढ़ना है आगे जाके ग्रुप थ्योरी में. सो तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको समझाया. सेकंड स्टेप क्या है, हमें सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी करना है. वो क्या है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई. तो पी का वैल्यू डालकर हमें सेपरेटिंग वेरिएबल्स करना है. सेपरेटिंग किए तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, हमें इसके साथ डी एक्स लेना है. यहाँ पे वाई वेरिएबल है, इसके साथ हमें वाई. तो वाई वाई किसके वेरिएबल साथ, यहाँ पे हमें चेक करना है. वाई वेरिएबल हमें किसके साथ लेना है, डी वाई के साथ. डी वाई. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स डी एक्स और डी वाई डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स. तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स करके हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग करो बोथ साइड्स. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ऑफ डी वाई डिवाइड बाई. सो ये आपको पता है इंटीग्रल ऑफ डी वाई किसके बराबर होता है, वाई के बराबर है. लॉग ऑफ एंड इंटीग्रल ऑफ नहीं, इंटीग्रल ऑफ डी वाई डिफरेंशियल एंड जो इंटीग्रल वाई वाई के बराबर होता है. एंड दिस इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर बाय 2. डिवाइड बाई टू, क्योंकि पावर प्लस वन डिवाइड बाई पावर प्लस वन. फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, वो मैंने सी बाई टू ले लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे हाथ में, जो भी हमें लेना है वो हम ले सकते हैं. और इंटीग्रल ऑफ डी डी वाई डिवाइड बाई डी वाई, वो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस सी. सो हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे हमें ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है. तो वही दिस इज डिनोमिनेटर सेम है, मैंने एक ही रख लिया तो मैंने वो शिफ्ट किया. दैट इज बाई टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी और वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी, क्योंकि मैंने लॉ को शिफ्ट किया ऑन द राइट हैंड साइड. ये आपको पता है जब हम लॉ को शिफ्ट करते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ ई. ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी. तो वो मैंने सेपरेट किया. तो आपको क्या करना है, वही तो जो मैंने आपको बताया. अब दो फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जनरल सॉल्यूशन वर्क एज करेगा. ठीक है, कोई डिफिकल्ट है, सर. आसान है. क्वेश्चन नंबर 3 हम जल्दी देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट याद होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमें जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. एंड जनरली आपको यही याद रखना है, independent variable into integrating factor is equal to integral of independent variable into integrating factor plus c. ये आपको याद रखना है. सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वहीं पे इंटर मतलब प्रोडक्ट फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ पी. तो वही तो मैंने फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू जीरो और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो. सो मैंने सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी किया. वो क्या है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू माइनस एक्स और एक्स टाइम्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये थोड़ा सॉल्व कीजिए. ये जो सेकंड इक्वेशन है ये सॉल्व कीजिए. यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो हमें सॉल्व करने, तो हमें फ्री फ्रॉम जो पहले तो एक्स है ये हमें क्या करना है, ख़त्म करना है. अगर ख़त्म करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स एक्स कर लो. तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. क्या ये इस फॉर्म में है, आप ही मुझे बताओ. डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. क्या ये इस फॉर्म में है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा उसको क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन. जो मैंने आपको पढ़ाया. ठीक है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया कि दिस इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप्स भी मैंने आपको पढ़ाया, वर्किंग रूल भी मैंने पढ़ाया कि हमें क्या करना है, निकालना है. हमें हमें अब निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ई रेस्ट पावर इंटीग्रल पी डी एक्स. अब मुझे बताओ पी किसके बराबर है, यहाँ पे इस पे फर्स्टली इस पे करो. और पी किसके बराबर है यहाँ 1 पे, डिवाइड बाय वाई. नहीं नहीं 1 यहाँ डिवाइड पे बाय यहाँ पे यहाँ पे देखो अच्छा इंटीग्रेटिंग सर, वाई फैक्टर. इज बराबर. नहीं, वाई का कोफिशिएंट आपको अच्छा लेना जो होता है 1 as 1 वन के 1. बराबर. ठीक है ना, वाई का कोफिशिएंट आपको लेना होता है. यानी कि सो वन डी एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स किसके बराबर होता है, ई पावर एक्स. अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, जो सेकंड यहाँ पे भी ये भी है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब वहाँ पे मुझे बताओ, जो मैंने एनसर्कल किया है, पी किसके बराबर है वहाँ पे, वन डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाय एक्स के वाई. बराबर, नहीं एक्स एक्स वन एक्स. डिवाइड बाई एक्स के बराबर. सो इंटीग्रल ऑफ वन डिवाइड बाई एक्स इज लॉग एक्स. एंड आपको पता है ई एंड लॉग विल गो कैंसल.
तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे खाली x रहेगा, ठीक है। सो जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, शायद मैंने इससे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताया, वो गलत है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो और यानी कि अब देखो यहाँ पे इस दोनों के लिए हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल y है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, फर्स्ट केस में देखो, इस केस में देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, e पावर x के बराबर, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q किसके बराबर है, q इस केस में देखो q इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स है ना, ऑन द राइट हैंड साइड वो q इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे देखो q इज इक्वल टू माइनस एक्स जो yes मैंने sir, एनसर्कल किया minus है। x है ना, सो इंटू minus इंटीग्रेटिंग x है फैक्टर ना, e पावर x dx प्लस c, और y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके y किसके बराबर है, ये इसके लिए जो सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी के लिए है, सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शायद जुबैर एक मिनट वेट कीजिए एक मिनट। देखो जो भी हमने किया है, सॉरी ये तो रिकॉर्डिंग होल्ड पे रहा है, मैंने अभी देखा है, तो दिस इज सिंपल, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सॉरी फॉर डैट, दिस इज सिंपल। यहाँ पे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट यूज़ करना है, फिर प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट यहाँ पे करना है, फिर प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट मैंने एक दो बार में दिखाया, वो प्रोडक्ट रूल किस तरीके से यूटिलाइज करना होता है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, प्रोडक्ट रूल करके हमें ये सॉल्व करना है सिंपली, तो बाकी तो है नहीं कुछ, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप खुद देख लीजिए, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई हैक्टिक रूल नहीं है। तो हम अब मेथड सेकंड हम कल पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो डिस्कस कर लेंगे आपके साथ।